नमस्कार, यास.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 84 आज हमारे साथ हैं गुरुप्रवर श्रीमान रामनिवास जी शर्मा। गुरुजी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में दो बड़े भैया हैं जी, नाम नाम क्या सर? श्री गोविंद राम जी शर्मा, प्रहलाद जी शर्मा जी। एक बहन है, हाँ, गुलाबी। पत्नी है नाम पत्नी नाम? मंजू देवी शर्मा। अच्छा, वो ससुराल कौन सी जगह आपका? ससुराल पाटोदा। और कितने साल हो गए शादी को? हो गए 30-32 साल हो गए करीब। अच्छा अच्छा। और संतति? संतति 3 है, एक बच्चा है, 2 बच्ची हैं। नाम उनके? जयेश, सुमन और प्रीति। प्रीति। तो शादी होगी सबकी? नहीं, एक की और बाकी है। अच्छा अच्छा। 2 की हो गई। गुरु जी, माता पिता का नाम? पिताजी हैं का नाम है श्री रघुनाथ प्रसाद जी शर्मा, माता जी श्रीमती सुंदर देवी शर्मा जी। और पीछे की पीढ़ियाँ याद हैं? हाँ, बताएं कहाँ तक याद है? दादा परदादा दादाजी से कुछ दादाजी? मैं तो ज़्यादा विश्वास ही करता हूँ कि जैसे माता पिता हैं वो तो सबसे बड़ी देन नहीं है जी जी, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद दादाजी हैं गोवर्धन जी और दादी जी हैं कस्तूरी देवी जी। कस्तूरी देवी जी, ठीक है। गुरु जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स से जी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। जयपुर से। और कौन से सन में आपने ये कंप्लीट कर लिया था? मैंने 1985 में एमएससी मैथमेटिक्स से कंप्लीट की। जी जी। आपके जो दोस्त हैं पढ़ते समय, प्यारे दोस्त, नाम बताना चाहें तो? मेरे अच्छे और प्यारे दोस्तों में से हैं डॉक्टर एनसी पूनिया, नेमिचंद जी पूनिया जी, डॉक्टर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अरुण जांगीर जी, मेरे अपने गांव के श्री रामदेव सिंह जी पूनिया जी। और प्यारे गुरु जी आपके? प्यारे गुरु जी की बात करूंगा तो मैं एक नाम तक सीमित नहीं रहूंगा। हाँ, 2 व्यक्तित्वों का यहाँ आपके सामने रखूंगा। हाँ। पहले होंगे श्री सांवर जी शर्मा, प्राचार्य बगड़िया बाल विद्या निकेतन लक्ष्मणगढ़। अच्छा, भाई साहब जी बोलते थे। हाँ, अच्छा, हाँ। और दूसरे होंगे डॉक्टर पीसी गुप्ता, समड़िया कॉलेज में लेक्चर थे केमिस्ट्री के। गुप्ता जी? डॉक्टर पीसी गुप्ता। डॉक्टर पीसी गुप्ता जी। अच्छा। अच्छा, और गणित के अलावा प्रिय विषय? जो गणित तो आपका मुख्य विषय था ही, लेकिन अन्य विषय जिसमें रुचि थी? गणित के अलावा मैं हिंदी विषय पर लेखन कार्य भी करता हूँ। अच्छा। और लेखन के साथ जैसे कोई शब्द होता है तो उसकी व्युत्पत्ति क्या है उस पर विशेष तौर से मेरी फोकस होती है। लेकिन ये अद्भुत मेल नहीं लगता आपको गणित के? हाँ, फिर हिंदी में आपका हाथ है। मैं एक निवेदन करूँ आपसे जी कि मैंने ये देखा कि गणित अपना वास्तव में यदि अपन उसका अध्ययन करते हैं तो ये हिंदू दर्शन ही प्रतीत होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अपन भिन्न संख्या की बात करते हैं जी जी, तो भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर। जी, अंश का मतलब कोई टुकड़ा है जी। तो निश्चित रूप से हर कोई ऐसी चीज होगी जो संपूर्ण होगी जिसका वो टुकड़ा है। जी जी। तो बाकी जैसे देव और शिव महादेव है तो ये हर शब्द वहीं से लिया है, वो संपूर्णता का प्रतीक है। जी जी जी। ऐसे ही मैं और आपके सामने बात रखूं जी कि जिस चराचर जगत में हम रह रहे हैं, हाँ, जिस मकान में, जिस दुकान की बात करें, चाहे हमारे चश्मे की बात करें, जी जी, तो इन तमाम चीजों के निर्माण में यदि कोई 3 डायमेंशनल है तो उसमें किनारा, और 2 डायमेंशनल कोई चीजें हैं तो उसमें रेखा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जी जी। लेकिन जब हम रेखा की बात करते हैं तो जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है, मोटाई और ऊंचाई नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि क्या फिर हम आदर्श रेखा को कागज पे बना सकते हैं? तो हमारा उत्तर ना में होगा, क्योंकि उसकी कोई न कोई मोटाई होगी। जी जी। उसकी और गहराई में जाएं कि रेखा क्या है तो हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, बिंदुओं का समूह, मिलान है। ये बिंदुओं का समूह यदि एक सिद्ध में है तो सीधी रेखा हो जाएगी, अन्यथा ये कर्व्ड होगा। लेकिन ये निश्चित है कि उस बिंदु के कारण उस रेखा का निर्माण हुआ। जी जी। लेकिन जब उस बिंदु की बात करते हैं तो जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, तीनों ही नहीं है। जी जी जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, तो वो निराकार हुआ। निराकार हुआ। तो उस निराकार के कारण से इस साकार सृष्टि की रचना हुई। क्योंकि उस बिंदु से रेखा बना, रेखा से बाउंड्रीज बनी, और बाउंड्रीज से तमाम जो सृष्टि की जो रचनाएं हम अपने आंखों से देखने वो सब बनी। ये तो एक नई थीसिस बन सकती है। नहीं, नया इसमें नयापन कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने तो नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, विचार करता है,
जी। और वैसे ही अंतोगत्वा बन जाता है। हाँ, मैं एक उदाहरण रखूंगा आपके सामने कि माँ सीता जब अशोक वाटिका में थी जी, और त्रिजटा उसके पास में बैठी थी, तो माँ त्रिजटा ने उसे कहा कि बेटा सीता, जो आदमी जैसा सोचता है विचार करता है वैसा ही बन जाता है। जी जी। और चूंकि आप दिन रात श्री राम की के बारे में सोचते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राम 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 रटते रटते आप स्वयं राम बन गई जी, या बनने वाली। हाँ। तो सीता के दिमाग में प्रश्न आया कि जब मैं राम बन जाऊंगी और कभी राम मुझे ढूंढते ढूंढते सीता के रूप में आएंगे तो वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए कितनी गहरी बात है। माँ त्रिजटा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा सीता, जब आप प्रति क्षण राम को याद करती हैं तो निश्चित रूप से श्री राम सीता सीता रटते रहे होंगे। जी जी। और जब आप सीता बन जाएंगे, आप राम बन जाएंगे, वो सीता बन जाएंगी, तो केवल परिवर्तन होगा और बाकी आप यूं की तू रह जाएंगे। और ये समान विश्वास दर्शाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा हिंदू दर्शन है। जी जी जी। तो आपकी नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मैं सबसे पहले मेरी नौकरी की शुरुआत की है SR हायर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ सीकर से। अच्छा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में PGT मैथमेटिक्स रहा जी। 1994 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय भटाना सिरोही, जो कि गुजरात के बॉर्डर पर है। ओहो, बहुत दूर है, बहुत दूर। कितने साल रहे वहाँ? मैं करीब 3 साल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन से भी कम है। जी, क्या बात है। वहाँ का मेरे को अच्छा लगा, लोगों का जुड़ाव, लोगों का सोच, लोगों की भावना, मेल जो प्रेम जो था उसकी वजह से। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैं वहां से इधर ट्रांसफर होकर के आया, वहां से रिलीव होने के बाद भी मुझे 3 या 4 दिन लोगों को आने नहीं दिया। अच्छा, सही बता रहा हूँ आपको। पूरा गांव इकट्ठा होकर के इस तरीके से वो उन्होंने कार्यक्रम रखा और इस तरीके से मुझे लगा कि शायद ट्रांसफर कराने की मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। इतना अपनत्व लोग जी, आपका सेवा भाव, लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का जो मोह था आपके साथ। इतना अच्छा, फिर यहाँ लक्ष्मणगढ़ में आए, बाद में लक्ष्मणगढ़ आए? मैं उसके बाद लक्ष्मणगढ़ नहीं आया, मैं आया लक्ष्मणगढ़ के 16 गांव है वहाँ पर। उसके बाद गाड़ोदा, अच्छा, फिर उसके बाद मंगलुना, और उसके बाद जिला साक्षरता अधिकारी नागौर, और उसके बाद वहाँ से जिला साक्षरता अधिकारी सीकर, तत्पश्चात प्रधानाचार्य देशनाऊ, और वर्तमान में यहाँ राजकीय जोधराज मोहनलाल बजाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ में। यहाँ कितने साल से हैं? करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। तो अभी पहले तो इस स्कूल की जो है क्या बताएं, छवि ऐसी थी कि भाई ये 1 नंबर स्कूल है और ये गरीब बच्चों की, और जो जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जैसे SR में वो जाते थे थोड़े पैसे होते, और ज्यादा पैसे तो बगड़िया में जाते थे, ठीक है, और ज्यादा पैसे होते निजी संस्थान में जाते थे। तो 1 नंबर की छवि जो है वो ऐसे ही थी कि भाई टाइम पास ही थी। बच्चे जो थे वो गरीब परिवारों के बच्चे आते थे। और तो अब जो इसकी छवि दिनों दिन सुधरी है, थोड़ा फर्क पड़ा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्थान गरीबों की नहीं होती, ये विचारों की संस्था होती है जी। और जब हमारे विचार बदलते हैं किसी संस्थान के प्रति, तो उससे जुड़ाव स्वतः होता है। मैं ये भी मानता हूं कि पहले ऐसा कोई गलत था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का विश्वास, यहाँ के स्टाफ का सोच, जी जी, विद्यार्थियों का जुड़ाव, ये सब चीजें उसको, उस संस्थान को रिकॉग्नाइज करवाती हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मेरे इस विद्यालय में कल ही जो कार्यक्रम हुआ सीकर में लैपटॉप वितरण का, अच्छा, उसमें हमारे 6 विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 के, इनको लैपटॉप मिला है। और 2 हमारे पास, हालांकि खेल कूद का ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी 2 बच्चे हमारे इस साल स्टेट में गए हैं। एक बच्ची सॉफ्टबॉल में गई है और दूसरा जो बच्चा वो क्रिकेट में हो। ये तो बहुत गौरव की बात है सचमुच। आपके पास विद्यालय जो, अब सचमुच का तो मैं नहीं कह सकता, जैसे SR है उसके पास तो बहुत बड़ा ग्राउंड था ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ग्राउंड हमें दिल में तैयार करना पड़ता है उन बच्चों के सोच के प्रति कि वो क्या अपेक्षा लेकर के आए हैं। जी जी। जब मैं कहीं चर्चा करता हूँ तो विद्यार्थियों से एक बात कहता हूँ जी, कि आप जब पढ़ने बैठते हो, आप ये सोचो कि जब आप छोटे थे, माँ की गोद में रहते थे, जी जी, उस समय आपकी माँ आपको क्या कह के पुकारती थी और क्या बनने के लिए आपको कहती थी। जी जी। जब आपकी माँ जब राजा बेटा कहती थी, तो राजा कैसे बना जाता है, इसकी परिकल्पना आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए। जी जी जी।
और यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उस माँ के सपने को पूरा कर सकेंगे जिस रूप में उन्होंने राजा माना है, चाहे वो किसी अधिकारी के रूप में माने, चाहे बिजनेस रूप में माने, किसी भी स्वरूप में उन्होंने अपने बेटे को राजा के रूप में स्वीकार किया हो, वो कल्पना उसके साकार हो। गुरुजी, आपने अध्यापक के तौर पर भी काम किया है और अभी जो है संस्था प्रधान के तौर पर काम कर रहे हैं, तो दायित्वों में और जो जो अपना संगठन था उसको संभालने में कितना फर्क महसूस किया आपने? देखिए, मैं बताऊं आपको कि मेरा ऐसा सोचना है कि उस शिक्षण के दायित्व में केवल आदमी कुछ हद तक कक्षा कक्ष तक सीमित होता है जी। लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि संस्था प्रधान के रूप में कोई चुनौती नहीं होती। कब? जब टीम स्पिरिट हो। हाँ, नहीं तो झगड़ा होता रहता है। नहीं, झगड़े का प्रश्न ही नहीं। झगड़ा किस चीज को होगा? होता है झगड़े का, मैं कह रहा हूँ, प्रश्न नहीं है। मेरे को 21 साल 22 साल हो गए संस्था प्रधान बने, मैंने संस्थागत कभी झगड़ा नहीं देखा। मेरे साथियों के साथ मेरा न झगड़ा हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। तो वो तो आपकी मिलनसारता, स्नेहशीलता। मैं एक बात बताऊं आपको कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जी, तो जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगी वो लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता है। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। हम तो साधारण आदमी हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच में, देवता हारने लग गए और सबने सोचा कि क्या किया जाए, क्या तरकीब हो सकती है कि हम उसमें जीत हासिल कर सकें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सभी ने मिलकर के क्या किया, उस पर हमें गौर करना आवश्यक है कि उन्होंने अपने अपने सारी शक्ति इकट्ठी की। सही है। उन्होंने सारे शस्त्र, अपने अस्त्र और शस्त्र सारे इकट्ठे किए। सही है। और एक ज्वाला के रूप में, एक ज्वाला प्रज्वलित की शक्ति के रूप में। अच्छा। और यही शक्ति काली का स्वरूप बनी और उस काली ने देखते देखते चंड और मुंड जैसे राक्षसों का संहार कर दिया। हाँ। यदि वो अलग अलग होते, शिव की धारणा अलग होती, विष्णु की यदि अलग होती, ब्रह्मा की यदि अलग होती, दूसरे देवताओं की कुछ अलग होती, तो शायद जो चाहते थे कि यहाँ देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो वो नहीं संपन्न हो पाता। तो ऐसा ही संस्थागत भी है कि जब हम किसी विषय वस्तु पर चिंतन और मनन करते हैं, सब जब साथ होते हैं तो असफलता का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो गुरुजी, आजकल विद्यार्थियों का जो आदर्श है, आदर्श का केंद्र बिंदु स्थानांतरित हो रहा है। जैसे कि पहले महापुरुष होते थे आदर्श, आजकल फिल्म सितारे तारिकाएं जो होती वो होती हैं, या जैसे क्रिकेटर जो खेल खिलाड़ी हम होते हैं। तो ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं जैसे कि आपको सीखने को क्या मिले, जीवन है जिसको आप अनुसरण करना चाहें, ऐसा कुछ उसमें नजर नहीं आता है। देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरी जो सोच हुई है कि शिक्षा के 4 बड़े स्तंभ हैं। शिक्षा होती है जानने की, शिक्षा होती है मानने की, शिक्षा होती है बनने की, और शिक्षा होती है बनाने की। इन चारों का सामंजस्य हमें ठीक तरीके से करना पड़ेगा। शिक्षा जानने के अर्थ केवल इन्फॉर्मेटिव, सूचना के रूप में किताबों में जो लिखा है वो जानना। मानने की यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको सूचीबद्ध करने की कि जो जीवन मूल्य हैं उस तरीके से चलें, और जो समाज में स्वीकृत चीज नहीं है या हमारे काम की नहीं है वैसा न करें। तो क्या करें क्या नहीं करें इसको सूचीबद्ध करना, ये मानने की। ये सचमुच में चारों बहुत ही महत्वपूर्ण, बनने की और बनाने की। तो इसमें यहाँ मैं कहूंगा कि ये व्यवसाय से जुड़ने की बात हुई कि हम अपनी जिंदगी में आर्थिक दृष्टि से संबल कैसे क्या बनना चाहते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से संबल होना, नैतिक रूप से उत्थान होना, इन दोनों का जिस दिन सामंजस्य होगा वो सही मायने में सही शिक्षा कहलाएगी। क्योंकि हम जब आकाश में उड़ते हैं उससे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि धरती पर ठीक से चलना सीख लिया कि नहीं सीख लिया। सही बात है। इन दोनों चीजों के सामंजस्य से हम इस राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। और मेरा ऐसा सोच है कि ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि जब हम जीवन इसमें पुरुषार्थ की बात करते हैं तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चतुर्थ पायदान था जो सर्वोच्च था। आज के दिन हम अर्थ को सर्वोपरि मानते हैं और अर्थ में किसी के साथ अनर्थ भी हो जाए तो उसके परवाह नहीं करते। हमें सोचना ही पड़ेगा कि जब अंतिम और उच्च पायदान जब मोक्ष है तो मोक्ष किसको कहें। सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा कि मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा पाना। किससे पाए छुटकारा? हम स्वर्ग की और नरक की बात क्यों करें, हम लोक और परलोक की बात क्यों करें? हम छुटकारा चाहेंगे यहाँ हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों, उनसे जिस दिन हम छुटकारा पालेंगे हम ये मानना चाहिए कि हम अपने आप में मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन गुरुजी, ऐसी सोच सबकी होती भी नहीं है और सहयोग भी नहीं मिल पाता है। सबसे मेरा अगला सवाल होगा, कौन सा महापुरुष है जिससे आप प्रेरित हैं? देखिए, मैं
एक कोई नाम लेना चाहिए। महापुरुषों में मैं सूचीबद्ध कई नाम हैं, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा सोच है कि जिस व्यक्ति को जहां से जो मिल जाए जी, जिसके कारण से जीवन में टर्निंग पॉइंट आए, जिसके कारण से व्यक्ति चलना सीख जाए, जिसके कारण से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसा सीख जाए, वही। तो ऐसे में भला किसी पर्टिकुलर के बारे में अपन किस तरीके से बात को कर सकते हैं। अच्छा, कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, और सारी चीजें जो छोटी छोटी मिलकर वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं, और पूर्ण होना कभी अपने आप में छोटा हो ही नहीं सकता, और लेकिन उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होना आवश्यक होता है। श्रीनिवास रामानुजन, प्रोफेसर हार्डी और आर्यभट्ट और ये जो हैं अपने गणितज्ञ हैं ना, इनमें से सबसे निकट आपको कौन सा लगता है जिससे आप देखिए, सबका अपना अपना नक्षत्र था। श्रीनिवास रामानुजन का अपना नक्षत्र था, गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, तमिलनाडु से थे, लंदन गए, प्रोफेसर हार्डी ने बुलाया, आर्यभट्ट अपने पुराने हैं, ठीक है। इनमें सबसे जो है आपको अलग कौन सा लगता है? देखिए, नए और पुराने की बात नहीं होती, इसमें हमें सोचना ये है कि किसने किस क्षेत्र में क्या दिया। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जितने भी अपने वैज्ञानिक हुए, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, जी, जिन्होंने इस विश्व को यहाँ जीने के लिए, ठीक तरीके से आर्थिक दृष्टि से सम्मिलित होने के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, किसी भी दृष्टिकोण से जो हमारे लिए जो चीजें जिनकी आवश्यकता है, उन सबको उन्होंने प्रोवाइड किया है। इसलिए ये कहना केवल बचकाना होगा कि मैं फलां को पसंद करता हूँ, जी जी जी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर आप मुझे छांट करके बता दें जिसके बारे में हम पसंद नहीं करते, उसका कारण तो बताएं। सही बात है। हाँ, तो गुरुजी एक बात और पूछनी थी। बोलिए। मेधा को गरीबी खा जाती है, ये श्रीनिवास रामानुजन के साथ चरितार्थ हुआ था, क्योंकि उनकी माँ कॉफी के बीज को टूट के उनको पिलाती थी, और पैदल चलना पड़ता था, और उसके बाद में टीबी हुई थी, खाने कुछ था नहीं जी। तो गरीबी जो है, हम कहते हैं ठीक है कि गरीबी संसाधनों में कमी आड़े नहीं आती है प्रतिभावान आदमी के, वो हिम्मत की बात अलग है, लेकिन सबके लागू नहीं होती। गरीबी का असर कुछ तो पड़ता है प्रतिभा पर, पड़ता है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो सोच हुई है जी, कि गरीबी या जो हम कहें कि जो अवरोध है, हाँ, वो हमेशा व्यक्ति यदि चुनौती के रूप में स्वीकार करता है तो उसकी जो स्पीड है वो दुगनी हो जाती है। मैं बताऊं आपको, मेरे खुद की जिंदगी की बात बताता हूँ जी जी, कि जब मैं छोटा था मेरे घर में केवल एक खुड्डी हुआ करती थी कच्ची। अच्छा। पिताजी थे नहीं, माँ खेत में काम करती, और घर के बाहर एक पिंजरे के नीचे मेरे दोपहर का खाना रखा जाता, क्योंकि एक ही घर है, एक ही मकान है, तो उसको यदि खुला छोड़ दूंगा भूल से, मान लो छोटा बच्चा हूं इसलिए, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मेरे स्कूल से आने से पहले आगे आकर के कुछ जो उद्दंड बच्चे थे या जिसको शरारती, जिसको जानकारी आज नहीं थी, आज हालांकि हमारे उनके बीच अच्छे रिश्ते हैं, वो खा जाते थे और मैं भूखा रह जाता था। लेकिन वो जो क्षण है मुझे दुगनी स्फूर्ति देता था। गुरुजी, मूल रूप से आप इसी गांव के हैं? लक्ष्मण, एक मिनट, मैं उस चीज को और कहूँ, और चूंकि गरीबी की बात को हमारे लोगों ने उस चीज को देखा कि ये कुछ आड़े आती है, और सही भी है कि जिसके पास में सब कुछ है, सारी सुविधाएं, और एक के नहीं है, तो दोनों में फर्क रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि किसी कारण से हमारे समाज में जब ऊंच और नीच की बात आई, तो कुछ जो तबके जो किसी कारण से वंचित रह गए थे, गरीबी की रेखा पर आ गए, या सामाजिक दृष्टिकोण से हे हो गए, उनके लिए मैं सोचता हूं कि हमारे संविधान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, ये आरक्षण की व्यवस्था उसका प्रायश्चित है कि जिसके कारण से वो गड़बड़ हुआ। ये पैसा की है ना, ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस रूप में आरक्षण को रखा गया वो प्रायश्चित है उन लोगों का जिनके कारण से हमारे समाज में विषमता पैदा हुई थी। समझिए। लेकिन समय रहते हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि हमारे जो सक्षम जो आदमी हैं जी, भाई ठीक बात है कि जैसे एक भाई यदि मान लो पीछे रहता तो दूसरा उसको सहारा नहीं देता क्या? जी देते हैं, देना चाहिए। तो ऐसा कैसे समाज उस संविधान में वैसे क्या, इसलिए तो प्रावधान किया। लेकिन मेरा ऐसा भी सोच है कि केवल गरीबी के बहाने या गरीबी के कारण से आदमी कोई पिछड़ जाता हो, ऐसा भी नहीं है। जितने भी प्रतिभाएं आगे बढ़ी हैं उन सब में कहीं न कहीं गरीबी की चोट को निश्चित रूप से सहा है। आप उदाहरण देख लीजिए। नहीं, सही बात, क्योंकि उसको जब हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो अपनी जो गति है काम करने की वो बढ़ जाती है। आपको ध्यान होगा कि जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिरा, उसके बाद 3 बार बना जापान, तो उसके बाद रात्रि को एक वहां जो किसी कंपनी का जो कारीगर जो था वो अपनी गाड़ी में जो कि बाजार में लॉन्च होनी थी उसका नटबोल्ट कस रहा था, रात्रि का 1 बजे था। किसी ने पूछा कि तुम ऐसा क्या कर रही, रात को 1 बज रहे, नींद नहीं आती?
तो उसने कहा कि आंखों में नींद तो तब आए ना जिस दिन जिस गाड़ी का निर्माण हम कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ी और इसकी टेक्नोलॉजी विश्व के सारी सड़कों पर चलती हुई नजर आए। सही बात। तो ये जो जुनून है वो आदमी के काम करने की गति को बढ़ा देता है और लंबी सोच आगे की और होनी भी चाहिए। जी जी गुरु जी, 3 बात और है, क्योंकि अभाव में भाव निश्चित रूप से होता है, छुपा होता है, उसको महसूस करने की आवश्यकता होती है। रास्ता इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अभाव में हम जीते रहे, लेकिन ये भी निश्चित है कि जो अभाव है वो किसी न किसी भाव का कारण बनता है, परिलक्षित करते हैं। गुरु जी, 3 सवाल छोटे छोटे हैं। पहला, शिक्षा का व्यवसायीकरण किस हद तक सही है? देखिए साहब, शिक्षा है क्या चीज पहले तो हमें देखनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कुछ बिंदु डिस्कस किए थे। जी जी। अब उसमें चूंकि ये शिक्षा का, ये बौद्धिक संपदा का अधिकार जी, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास जो चीज है उसके मार्केटिंग कर सकते हैं। सही है। हम अपने विचारों के सहारे बहुत कुछ कमा सकते हैं। जी। जब से ये सोच आया, लोगों ने इसको व्यवसायीकरण के रूप में लिया। जी। मेरा ऐसा सोच है कि कुछ हद तक ये सही है, हो सकता है, क्योंकि जहां कई दुकानें हों, उसमें जहां अच्छा माल मिले, क्वालिटी का मिले, विश्वसनीयता जहां हो, वहां से आदमी को खरीदना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि यदि हम व्यवसाय के रूप में देखेंगे तो जिस नैतिक मूल्यों की हम अपेक्षा करते हैं कि जब बच्चा दोपहर को घर में बैठा हो, उसकी दादी माँ उसे पानी के लोटे के लिए कहे और वो कहते ही खड़ा नहीं हो, पानी का लोटा नहीं लाए, तो किस काम का। जबकि वही बच्चा रात्रि को 1:30 बजे यदि ट्रेन आती है और उसका कोई दोस्त आ रहा हो तो फट से वो खड़ा हो जाता है और उसको लाने के लिए चल देता है। सेवा भाव की कमी जो है, तो इस गैप को दूर करने की जरूरत है। व्यवसायीकरण अपनी जगह हो सकता है सही, लेकिन उसके साथ आज के तिथि में हम नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को हमारे उस आने वाली पीढ़ी में किस तरीके से तैयार करें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। गुरु जी, एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसको मैं परिभाषित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आधारभूत कि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा ये महसूस करने लग जाए कि ये गुरुजी मेरे हैं, और गुरुजी जिस दिन महसूस करने लग जाए कि ये बच्चा मेरा है, अपनत्व की जब बात हो, मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखूंगा कि जब अर्जुन थे, अर्जुन जब हताश हो गए, निराश हो गए कि मैं नहीं लड़ूंगा, उस समय कृष्ण जो हैं वो कहीं दूर नहीं बैठे, ऊंचे की कुर्सी पे नहीं बैठे, बल्कि उनका हाथ अर्जुन के माथे पर था। जी। और मेरा ऐसा सोच है कि यदि कोई शिक्षक उस लिहाज से जिस तरीके से कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के माथे पर रखा, उसी भावना के साथ में पास में बैठ करके और अपने शिष्य पर हाथ रखेगा, उसके दुख दर्द को समझेगा, उसके कारणों को जानेगा और उसका निवारण की बात करेगा, तो निश्चित रूप से जिस तरीके की अपनी बात कर रहे हैं वो सही मायने में शिक्षा भी होगी और वो सही मायने में शिक्षक होगा और वो उनके शिक्षार्थी होंगे। एक अंतिम सवाल, एक अच्छे विद्यार्थी क्या क्या दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? मेरा क्योंकि गड़बड़ सुबह उठने से होती है। देखिए, विद्यार्थी को उठते ही मैं ऐसा सोचता हूं कि चूंकि सुबह वो उठा है, कल रात्रि तक जब सोया, तो कल की तिथि में उसे कहां से क्या अच्छा मिला, उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए। जी। उसमें हमारे शिक्षक हो सकते हैं, समाज के कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके कारण से उसे कुछ मिला। जी। और जिनके कारण से उसे कुछ मिला, उनको सुबह याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कि एक तो उसके पास में सूचीबद्ध ये हो जाएगा कि मुझे ये मिला और फला फला नहीं दिया। क्योंकि हम बात करते हैं ऋणी होने की और ऋण होने की, तो हमने जिनसे पाया, जिस समाज के लोगों से हमने पाया, उस समाज से हमें ऋणी भी तो होना है। तो निश्चित रूप से यदि हम उनको सूचीबद्ध करेंगे, तो चूंकि हमारे में क्या कमी थी और किस तरीके से वो दूर हुई और किस प्रकार से उनका सहयोग मिला, वो सारा जब सूचीबद्ध हो जाएगा तो उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को आगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे आगे चल के क्या करना है। गुरुजी, आप गणित से हैं, एक छोटा सवाल पूछूंगा। tan थीटा, tan थीटा, उसका समाकलन कितनी देर में कर दिया फटाफट? कितने दिन में? कितने देर में? कितनी देर में? हाँ,
ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछे, मुझे ये बताएं आप, मैं बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि गुरुजी स्कूल में 12वीं तक है हमें पढ़ाते हैं, लेकिन वही सवाल अगर कॉलेज वाले को करने दे दिया जाए तो नहीं कर पाता। वही गणित का पढ़ा लड़का कॉलेज वाला जो बीएससी कर वो उसको करने दे दिया जाए भूल जाता है वो, क्योंकि उनकी नहीं है। सारी चीजें अभ्यास पर निर्भर होती हैं। हाँ हाँ, पहली बात है। हाँ हाँ, दूसरी बात, कौन सी बात पूछी गई ये महत्वपूर्ण होता है। हाँ हाँ, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके दैनिक जीवन में वो चीज कितनी काम में आती है। गुरुजी गणित मैं ये नहीं समझ पाया कि आप 2 tan थीटा पे ही क्यों अटक गए। हाँ हाँ, बहुत सारी ऐसी आपके दिमाग में और चीज आने की चीजें कि त्रिकोणमिति से पहले वो आपके दिमाग में आई, वो क्यों नहीं आई। गुरुजी एक छोटा सा है लेकिन इसका जवाब 3 पन्नों का है, इसलिए पूछा मैंने। छोटा सवाल है लेकिन जवाब 3 पन्नों का है इसका। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें एक मैं, आप कहेंगे कि आप बात को टाल रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरी बात को रखूंगा। जी जी जी, लास्ट अंतिम बात। एक पंडित जी थे और उसके 4 बेटे थे। एक पंडिताई का काम करता था, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, और चारों ही अपने पापा की आज्ञा को मानने वाले थे। जी जी, आज्ञा करते हैं। हाँ, ठीक है सब। हाँ, अब एक दिन पिताजी ने चारों को एक आदेश दिया कि आपको नहाते समय 108 बार पानी का लोटा डालना और प्रत्येक बार जय श्री राम कहना है। जी। पंडिताई जो काम करता था वो क्लासिकल था, 1+1+1 यूं 10 बार जोड़ करके 10 लिखने वाला था। जी जी, इसलिए उसने ऐसा ही किया कि एक बार पानी का लोटा डोला, जय श्री राम कहा। जी जी, उसको कितना समय लगा आप सोच सकते हैं। जी जी जी, उसके बाद डॉक्टर का नंबर आया तो डॉक्टर जैसे कोई मेडिसिन लिखता है 5 दिन के लिए पेशेंट को, और वही जब दोबारा जाता है तो उसमें से 3 दवाएं जो की क्यों हैं काट देता है। ठीक है, तो उस लिहाज से लिखता है। और जो इंजीनियर था उसने क्या किया कि एक पानी का लोटा सिर पे डाला और जय श्री राम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस जमाने में पावरफुल वो है जो उसी कार्य को कम समय में संपादित कर ले, क्योंकि रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज पावर। तो हु इज मोर पावरफुल? जी जी, हु इज, he or she takes less time to complete that one job. Yes, right. तो अब कितने कम समय में हम उतनी ही दक्षता से उस कार्य को पूर्ण रूप से निष्पादित कर सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी जी। और आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे जो कंपटीशन के बाहर निकलने के बाद, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, वो यदा कदा ऐसा कहते हैं 5 मिनट और मिल जाते या पेपर को रिपीट कर लेता तो इतना और कर पाता और शायद मैं सिलेक्शन की दौड़ में होता। मैं सोचता हूँ कि ये वो बच्चे होते हैं जो कि पावर की डेफिनेशन को ठीक से नहीं समझ पाए कि कम समय में उसके पास में ऐसी कोई टेक्निक्स को इजाद करें कि कम समय में और अधिकतम कार्य को वो किस तरीके से संपादित कर सके। छोटी सी मैं बात को समेटते कहता हूँ, जिस तरह की जो गोला फेंक होता है, गोला फेंक काफी समय पहले एक सीमा थी, सीमा से ज्यादा आदमी गोला नहीं फेंक पाता था। एक लड़के ने एक नई तकनीक इजाद की, घूम के गोला फेंकनी है। उसके बाद जो अधिकतम सीमा थी वो न्यूनतम हो गई, उसके बाद गोला फेंक की सीमा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो एक नई तकनीक से, देखिए कोई भी जो तकनीकी की बात करते हैं वो नई तकनीकी नहीं होती, केवल उसके प्रति हमारे सोच को बदलने की जरूरत होती है जिसमें हम जा रहे हैं। जी जी। अब ये जो जिससे अपने विषय वस्तु की बात करें वो फिजिक्स से रिलेटेड है। जी जी जी। और ये सर्वविदित सिद्धांत भी है जी। तो किस एंगल से हम खरीदें, अब किस कोण से उसको फेंकें, किस तरीके से उसका संवेग कितना हो बढ़ाएं। हाँ। तो ये सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती है कि या तो उसने प्रैक्टिस से सीखा है, जी जी, और प्रैक्टिस से सीखने से पहले उसके दिमाग में वो चीज आई है जिस सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। ठीक है गुरुजी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि रही हो वार्तालाप में तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ। फिर भी ऐसा नहीं है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसा छोटा भाई आज मिला जो इस प्रकार की चीजों को लेकर के आगे बढ़ने को तत्पर है। देखिए मैं चाहूंगा कि आप दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करें जी, और जिस क्षेत्र में आप अपना पैर रखें जी, वो क्षेत्र आपका हो, खूब बुलंदों को छुएं जी जी, और खूब आगे बढ़ें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना आपके प्रति है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।